नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ईएसआई के करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल आए हैं 2023 में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीवाईक्यू जब बात आती है आरबीआई ग्रेड बी की पीवाईक्यू, आरबीआई ग्रेड बी में फेज़ 1 हो या फिर फेज़ 2 हो, फेज़ 1 हो या फिर फेज़ 2 हो, जितने भी सवाल आते हैं वो 3 कैटेगरी से ही आते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। या तो वो पीआईबी से आ जाएँगे, या तो वो फाइनेंस से आ जाएँगे, या वो ईएसआई से आ जाएँगे। फाइनेंस का सिलेबस टैग या फिर ईएसआई का सिलेबस टैग। तो पीआईबी जो है, इसका पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किया हुआ है 2023 से लेकर के 2019 तक का। ये वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनेंस का भी पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2023 से 2019 तक का। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हो। अब हम लोग ईएसआई का पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी हम लोग 2023 से लेकर 2019 तक का करेंगे। ये जो है इसको करने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? पीआईबी या फिर फाइनेंस या फिर ईएसआई से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये देख करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको 2 चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। पहला कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है? और कितना मंथ का पढ़ना है। ये 2 चीज़ का क्लैरिटी जब आपको मिलेगा तो आपका जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, आप एफिशिएंट हो पाओगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी का हम लोग चालू करते हैं। 2023 में, ठीक है? 2023 में ईएसआई करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फेज़ 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर फेज़ 2 में भी जाएँगे। फेज़ 1 में पहला सवाल बोल रहा है कि यूएसए एक ऑर्गेनाइजेशन को 2019 में छोड़ दिया था, वापस से उसको रिजॉइन कर रहा है। वो कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड स्टेट्स विल रिजॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन यूएस इज अबाउट टू रिजॉइन, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन यूएस इज अबाउट टू रिजॉइन। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और ईज़ी कैटेगरी का सवाल मैं आपको कहूँगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट एंड टिल जनवरी 2024। जनवरी 2024 तक कौन सा स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म खत्म नहीं होगा, वो पूछ रहा है। द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट एंड टिल जनवरी 2024। ये लास्ट 2 मंथ का सवाल है, मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल को देखिए तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम है, कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि हाईएस्ट रिटर्न देने वाला है? कब? जुलाई से सितंबर क्वार्टर पे। जुलाई में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है? ये न्यूज़ जून में था, तो जुलाई में पूछ लिया गया, तो लास्ट 1 मंथ का ये न्यूज़ है, इजी कैटेगरी का मैं न्यूज़ इसे कहूँगा। अगला सवाल में देखिए तो अगला सवाल में बोल रहा है कि व्हाट आर द टॉप 3 सोर्सेस ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया? टॉप 3 कंट्री कौन सा है? टॉप 3 कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा एफडीआई दिया है इंडिया को। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे रहा है इंडिया में। तो कौन-कौन सा टॉप 3 कंट्रीज है? इसी को हम लोग बोले हैं व्हिच ऑफ द टॉप 3 सोर्सेस ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, मतलब जिस मंथ ये न्यूज़ था, उसी मंथ में आपका एग्जाम था। इसीलिए लास्ट 0 मंथ का सवाल है, मॉडरेट किस्म का सवाल में से। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में कह रहा है कि एमआईडीएच स्कीम मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये कहीं न कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है और हम लोग जानते हैं कि सिलेबस टैग में अच्छे से लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर भी एक चीज़ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा ईएसआई के अंदर। तो इसीलिए ये स्कीम के अंदर पूछ लिया गया कि कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो बताओ। तो ये लास्ट 5 मंथ का सवाल है और मॉडरेट किस्म का सवाल है। लास्ट 5 मंथ थोड़ा-सा दूर हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, 1 नंबर का सवाल है और एक ही आया है अभी तक, तो ठीक है। क्या पूछा है? एमआईडीएच स्कीम से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि टॉप 3 स्टेट्स कौन-कौन से हैं इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू? कौन सा 3 स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू कमाया है? जून 2023 में। जुलाई में एग्जाम हुआ था ना, तो जून का पूछ लिया न्यूज़। लास्ट 1 मंथ का न्यूज़, मॉडरेट किस्म का न्यूज़। क्या न्यूज़ पूछा? हू आर द टॉप 3 स्टेट्स
इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू इन जून 2023। अगला सवाल पूछा कि ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है, तो ई वे बिल कितना अमाउंट ऑफ गुड को ले जाने के लिए होता है। पहले मैं आपको इसका ई वे बिल समझा देता हूँ। सपोज यहाँ मैं आर्यन हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, और यहाँ से मैं सामान भेज रहा हूँ, मैं सामान भेजना चाहता हूँ दुमका, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में भेजना चाहता हूँ, झारखंड मेरा घर है, ठीक है, तो झारखंड में भेजना चाहता हूँ, झारखंड में भी बिजनेस करूंगा, यहाँ राजस्थान में करता हूँ, झारखंड में भी करूंगा। तो ये जो सामान है, इस सामान को मैं झारखंड ले जाना चाहता हूँ, तो मैं ट्रक वाला को बोलूंगा, लॉरी वाला को बोलूंगा, ठीक है, लॉरी वाला को मैंने बोला कि देखो लॉरी वाला और देखो ट्रक वाला, तुम जो सामान है इसको लोड कर लो और मेरा दुमका पहुँचा दो, झारखंड पहुँचा दो। तो ये बोला ठीक है। तो ये गाड़ी में निकला, ये रास्ते से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और फिर इसको रास्ते में एक पुलिसमैन मिला। पुलिसमैन बोल रहा है किसका सामान लेके जा रहा है, चोरी करके लाया है क्या सामान। तो जो लॉरी वाला है बोलता है कि नहीं, ये आप जानते नहीं है, राजस्थान में एक बंदा है जो बिजनेस करता है, उसका सामान है। तो बोलेगा कि कौन आर्यन, हम नहीं जानते किसी आर्यन को, तो मुझे सामान लेके जा रहा है, इसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि तुम चोरी कर रहा है, ये सारा सामान को हम थाना में भर देंगे, पुलिस स्टेशन में भर देंगे। तो लॉरी वाला तो टेंशन में आ जाएगा, बोला बिल तो कुछ है नहीं यार, क्या बिल इसको दिखाएंगे, तो टेंशन आ गया। इसके लिए एक ई वे बिल होता है, ठीक है, ये पुलिसमैन को दिखाने के लिए कि देखो ये जो बिल है ये आर्यन का सामान है, ले जा रहे हैं झारखंड, ये बिल है। तो पुलिसमैन बोलेगा अच्छा ये बिल है, ठीक है जाओ। तो ई वे बिल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो रास्ते में जो बिल होगा, वे के लिए जो बिल है वो ई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कितने सामान को ले जाने के लिए जनरेट करना पड़ता है। मान लीजिए कि ये 5 रुपए का सामान है, तो उसके लिए थोड़ी ना आपको रोकेगा पुलिसमैन, नहीं रोकेगा। कुछ ज्यादा महंगा सामान आप लेके जा रहे हैं, या बहुत सारा सामान है उसका महंगा हो गया हो, मतलब 1.5 लाख का सामान ले जा रहे हैं, 2 लाख का सामान ले जा रहे हैं, तो उसमें तो आपको रोक लेगा पुलिस, तो उसमें रोक लेगा, इसीलिए आपको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना सामान का कितना वैल्यू होगा जिसके ऊपर अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका सामान का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, अगर आपका सामान का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तब आपको ई वे बिल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि कितना लिमिट है, तो 50,000 होगा आंसर इसका। क्वेश्चन का एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड बाय पर्सन, मतलब ये ट्रक वाला, इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग हाउ मच अमाउंट, ठीक है, एज मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 68 ऑफ जीएसटी एक्ट। ये पूछा है, ठीक है, तो 50,000 होगा आंसर। ये लास्ट 5 मंथ का सवाल है, लेकिन थोड़ा पॉपुलर ये हो गया था ई वे बिल, समझे, इसीलिए, और ये बजट में भी बहुत बार ई वे बिल का बात आया था, तो इस वजह से ई वे बिल आपसे पूछ लिया गया। मॉडरेट किस्म का मैसेज कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सेंटर जो है वो जीएसटी इनवॉइसिंग का रूल्स लाया है, ठीक है, जीएसटी इनवॉइसिंग का रूल्स लाया है, वो हम लोग यहाँ समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स अपडेट किए, रूल्स अपडेट किए किस चीज़ को लेकर के, जीएसटी ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना, ठीक है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो भी बिजनेस है जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, उसको जीएसटी इनवॉइसिंग मानना पड़ेगा, जीएसटी इनवॉइसिंग मानना पड़ेगा। और जीएसटी इनवॉइसिंग के अंदर क्या होगा, जितना भी बी टू बी ट्रांजेक्शन करेगा बिजनेस, बी टू बी ट्रांजेक्शन मतलब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को बेच रहा है कोई सामान या खरीद रहा है, तो जब वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करेगा और वो भी 10 करोड़ से ज्यादा, तब ई इनवॉइस भेजना पड़ेगा उसको, ई इनवॉइस, समझे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा ये लिमिट, कि कितना लिमिट रहेगा बिजनेस का ताकि उस पर जीएसटी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाए,
ये सवाल पूछा है। और ये भी पूछा है कि कितना करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा जिसपे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स लाया जीएसटी इनवॉइसिंग को लेकर के। क्या बोला इसके रूल्स के अंदर कि जीएसटी इनवॉइसिंग जो है वो किसी किसी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कौन सा बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा वो आपसे पूछा। तो जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बोला कि B2B ट्रांजैक्शन जो करता है उस पर जीएसटी इनवॉइसिंग यूज होगा। तो कितना करोड़ का ट्रांजैक्शन करेगा कि जीएसटी इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, द सेंटर हैज रिवाइज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। ठीक है, एंड अनाउंस्ड दैट इट विल बी मैंडेटरी, यानी जीएसटी इनवॉइसिंग विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ ओवर कितना रुपया, ओवर 5 करोड़ रुपया। ठीक है, तो क्या बोला, सेंटर हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़ टू मूव इनटू ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी फ्रॉम कितना रुपीस, 10 करोड़। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट 2 मंथ का ये सवाल था, मैं इजी कैटेगरी का मैं कहूंगा इसे, क्योंकि जीएसटी से अक्सर सवाल आते हैं। समझे, जीएसटी से अक्सर सवाल आते हैं क्योंकि ईएसआई में जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का रूप में है। ईएसआई का जब आप सिलेबस देखोगे तो वहां पर लिखा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बजट में भी आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए जीएसटी पे जो मेन चीज होता है उस पर सवाल पूछ लिया जाता है। ये लास्ट 2 मंथ का सवाल था, लास्ट 2 मंथ का न्यूज था, इसके वजह से ये सवाल आ गया आपके पास। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स लॉन्च किए थे जीएसटी ई इनवॉइसिंग के लिए कि आपको इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो किन के लिए बनाना पड़ेगा ये पूछा, और कितना रुपया के लिए बनाना पड़ेगा ये पूछा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप फेज 2 के लिए देखेंगे। फेज 2 में मिशन लाइफ पे एक पैराग्राफ दिया गया था, लेकिन आपको बोला नहीं था कि ये मिशन लाइफ के बारे में है, खाली एक पैराग्राफ दे दिया था। तो ये जो लिखा हुआ है इतना से इतना, ये आपको दे दिया गया था। ठीक है, अब मैं ये लिखा हुआ को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ पढ़ना है, ये जो पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहां से आप पढ़ लेना। मैं सीधा इसका क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। ये चार चार क्वेश्चन पूछे गए इस पैसेज को लेकर के, 2-2 नंबर के। पहला सवाल में पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में किस इनिशिएटिव की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो मिशन लाइफ की बात हो रही थी। फिर अगला सवाल पूछा कि मिशन लाइफ के अंदर 7 कैटेगरीज होता है, तो कौन सा कैटेगरीज इंक्लूडेड नहीं है वो पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 कैटेगरीज ऑफ मिशन लाइफ। तीसरा सवाल पूछा कि फेज 1 में ये मिशन लाइफ है, उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या क्या चेंजेस आने वाला है उसको मैच करो। फिर पूछा गया कि ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन कहां पर लॉन्च किया गया था, कौन सा इवेंट था वो। ठीक है, ये सवाल जो है मिशन लाइफ पे पूछा गया। एक पैराग्राफ दिया गया लेकिन बोला नहीं गया कि ये मिशन लाइफ पे, सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया और 4 क्वेश्चन पूछे गए 2-2 नंबर के। पहला सवाल में पूछा गया कि ये किसके बारे में बात हो रहा है। दूसरा सवाल में पूछा गया मिशन लाइफ का जो 7 कैटेगरीज है उसमें से कौन कौन सा कैटेगरी नहीं है वो आइडेंटिफाई करो। तीसरा सवाल में बोला कि मिशन लाइफ में फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको मैच करो। और तीसरा बोला कि किस इवेंट में ये मिशन लॉन्च हुआ था। लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज था। मॉडरेट किस्म का ये सवाल है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में पूछा है, लेकिन मॉडरेट या फिर इजी मैं इसे कहूंगा। अगला सवाल देखता हूं। अगला सवाल भी एक पैसेज है जिसके बेस्ड आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए 2-2 नंबर करके। एक रिपोर्ट लॉन्च हुआ था आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फॉर्मेट, स्टैटिक के तौर पे भी देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट 3 मंथ में ये रिपोर्ट आया था। तो उस रिपोर्ट पे आपको पहले एक पैराग्राफ दिया गया और फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, ये पैराग्राफ तो दिया गया लेकिन बोला नहीं गया कि ये कौन सा रिपोर्ट है और कौन लॉन्च करता है, ये नहीं पूछा। सिर्फ आपको ये पैसेज दे दिया गया। ठीक है, और इसके बेस्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा। कौन कौन सा पूछा देखते हैं। पहला सवाल में पूछा कि यहाँ पर किस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट हैज बीन मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। ठीक है, वो पूछा। फिर पूछा कि एज पर द रिपोर्ट एडवांस इकोनॉमीज जो है वो उनका ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है, तो कितना परसेंट से कितना परसेंट हो जाएगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है, कि एज पर द रिपोर्ट मेंशन्ड इन द पैसेज एडवांस्ड इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू सी स्पेशली प्रोनाउंस्ड ग्रोथ स्लो डाउन फ्रॉम 2.7% in 2022 to -% 2023।
फिर आपसे पूछा गया कि ये जो डेटाबेस है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो कोई डेटा से ही ना बनाया होगा, तो वो कौन सा डेटा है वो पूछा गया। डेटाबेस फॉर अबव रिपोर्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग बायएनुअल एक्सरसाइज व्हिच बिगिंस एट डैश एंड डैश ऑफ ईच ईयर। तो वो आपसे पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईएमएफ का 3 क्रिटिकल मिशन कौन-कौन सा है? व्हिच आर द फॉलोइंग आर 3 क्रिटिकल मिशंस ऑफ आईएमएफ। ठीक? तो आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ में न्यूज़ में था। ठीक है? तो इस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए 2-2 नंबर करके। पहला क्वेश्चन कि किसके बारे में बात हो रहा है पैसेज में, ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आईएमएफ के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है मेजर इकोनॉमीज पे, तो कितना परसेंट होगा 2023 में, ये पूछा गया। फिर पूछा गया ये जो रिपोर्ट है किसी डेटा से उठ करके आया है, ये डेटा कब का डेटा है। फिर लास्ट में पूछा गया कि आईएमएफ का क्रिटिकल मिशंस 3 क्रिटिकल मिशन है, तो कौन कौन सा है वो आप एक बार बता दो। ठीक है? फिर डब्ल्यूटीओ पे एक पैराग्राफ आया। ठीक है? डब्ल्यूटीओ पे पैराग्राफ आया और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ है, मतलब लास्ट 1 मंथ में डब्ल्यूटीओ न्यूज़ में था, तो इसीलिए आपसे डब्ल्यूटीओ का सवाल पूछा। ये डब्ल्यूटीओ है, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है आपका फाइनेंस का, सॉरी ईएसआई का सिलेबस में, इसीलिए डब्ल्यूटीओ से सवाल आ गया। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दिया गया और इस पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है, ये कौन सा राउंड ऑफ टॉक्स की वजह से बना है। दूसरा सवाल, कब ये बना है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तीसरा सवाल कि डायरेक्टर जनरल कौन है। और चौथा सवाल कि इस जो डब्ल्यूटीओ है इसके अंदर टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन 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 है। ठीक है? पहला सवाल कि ये जो डब्ल्यूटीओ है ये कौन सा राउंड ऑफ टॉक्स की वजह से बना है। दूसरा सवाल, कब बना है। तीसरा सवाल, डायरेक्टर जनरल कौन है। और चौथा सवाल, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है। ठीक है? तो ये आपको देख लेना था एक बार कि डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन क्या-क्या है। ये कहीं न कहीं स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन से आपसे पूछ लिया गया है, तो डब्ल्यूटीओ का ये स्टैटिक पोर्शन ही है, तो ये आसान था। अगला सवाल को देखते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव है, 400 वर्ड में आपको बोला था कि इसको लिखो, 10 नंबर का ये सवाल। इसमें बोला गया कि जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग कौन-कौन सा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं इन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कौन-कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ये आप बताओ। तो कहीं न कहीं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है और ईज़ी कैटेगरी का मैं सवाल इसे कहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत न्यूज़ में था। ठीक है? यहाँ पर सारा ही मैंने डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं वापस से रैपिड फायर टाइप का आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले फेज़ 1 का चालू करते हैं। फेज़ 1 में बोला कि यूनाइटेड नेशन किस ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करने वाला है, ये बताइए। रीजॉइन करने वाला है। फिर पूछा गया कि कौन सा स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म खत्म नहीं होने वाला है, कब तक, जनवरी 2024 तक। फिर पूछा गया कि कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि हाईएस्ट रिटर्न देने वाला है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में। ठीक है? फिर अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा टॉप 3 कंट्री है जो कि एफडीआई दे रहा है इंडिया में। फिर पूछा गया कि जो एमआईडीएच स्कीम है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई करो। फिर पूछा कि कौन सा टॉप 3 स्टेट्स है जिसका जीएसटी रेवेन्यू हाईएस्ट है जून 2023 में। जुलाई में ये पेपर आया था, इसीलिए जून का आपसे पूछ लिया गया। फिर पूछा गया कि जो ई-वे बिल है इसमें कितना वैल्यू का सामान आप ले जाते हो कि आपको ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। फिर आपसे पूछा कि जो जीएसटी इनवॉइसिंग का रूल्स डिवाइस किए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस पे ये लागू हो जाएगा जीएसटी इनवॉइसिंग, और कितना रुपया से जीएसटी इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, ये पूछ लिया। फिर फेज 2 का सवाल देखें। मिशन लाइफ पे 4 सवाल पूछा गया। पहला तो बोला कि पैराग्राफ से रिलेटेड किसके बारे में बात हो रही है ये बताओ। दूसरा पूछा कि 7 कैटेगरीज है मिशन लाइफ का, तो कौन सा कैटेगरी नहीं है वो आइडेंटिफाई करो। फिर पूछा गया कि मिशन लाइफ का 3 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो उसको मैच द फॉलोइंग करो। फिर चौथा में बोला कि ये प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया है मिशन लाइफ, तो कब लॉन्च किया है, कौन सा इवेंट में लॉन्च किया है। फिर पूछा गया कि आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो इसके बेस्ड एक पैसेज दिया गया। फिर उसके अकॉर्डिंग 4 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि इस पैसेज में किसकी बात हो रही है, कौन से रिपोर्ट की बात हो रही है। दूसरा सवाल कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारा एडवांस इकोनॉमी, बड़ा-बड़ा जो देश है वो लोग ग्रोथ कम करने वाला है, तो कितना करने वाला है ये पूछा गया। तीसरा पूछा गया कि ये जो रिपोर्ट है कोई डेटा से लाया गया, तो वो डेटा कब बनाया जाता है। फिर पूछा गया कि आईएमएफ का 3 क्रिटिकल मिशन है वो कौन-कौन सा है वो बताओ। फिर डब्ल्यूटीओ से बेस्ड एक पैराग्राफ दिया गया, उस पे 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि ये जो डब्ल्यूटीओ बना
ये कौन सा राउंड ऑफ टॉक्स की वजह से बना, विच राउंड ऑफ टॉक्स हैज रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा पूछा कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, तीसरा पूछा कि डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल कौन है, और चौथा पूछा कि टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा है डब्ल्यूटीओ। फिर आपसे एक डिस्क्रिप्टिव का सवाल पूछा कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो बताइए। और इस तरह से हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया मैंने जो भी 2023 में आए थे, ये जो ईएसआई करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। ईएसआई के स्टैटिक से भी कुछ कुछ रिलेटेड होंगे तो वो हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस। ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे कुमार आर्यन टेलीग्राम बिना कोई स्पेस दिए तो आपको ये मिल जाएगा ये पीडीएफ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। पीवाईक्यू तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ पीआईबी के नोट्स मैं करूँगा, आपको दूंगा, प्लस स्टैटिक में बहुत सारे नोट्स आपको मैं दूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ, और आप भी मेरे साथ कहिए, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव शंभू शंकर।